अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ वो है अक्टूबर नवंबर 2022 वेरिएंट 42 ओ लेवल्स एटीपी। बेटा स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा थ्री कलरलेस गैसेस ए बी सी हैव प्रॉपर्टीज शोन। गैस ए को बोल रहा है मोर डेंस देन एयर, मोर डेंस देन एयर बी को, और लेस डेंस देन एयर। ए को बोल रहा है सॉल्युबल, सी को बोल रहा है सॉल्युबल, बी को बोल रहा है इनसॉल्युबल। ठीक है। अच्छा, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिलीवरी और सॉल्युबिलिटी वाला सवाल है। ठीक है। सम सेट्स ऑफ एपरेटस पी क्यू एंड आर यूज टू कलेक्ट गैसेस आर शोन। ठीक है। स्टेट, ये आपको तीन तस्वीरें दी हुई हैं, मुझे यकीन है बच्चों वाला सवाल। स्टेट विच सेट ऑफ एपरेटस पी क्यू और आर इज मोस्ट सुटेबल टू कलेक्ट गैस ए। तो ज़रा देखो बेटा, ए इज़ मोर डेंस देन एयर है और वाटर में सॉल्यूबल है, तो आप आर से तो नहीं कर सकते इसको क्योंकि सॉल्यूबल है। अब पी और क्यू में आ जाओ। बेटा Q अगर मोर डेंस है तो नीचे आ जाएगी, तो इसका मतलब Q से भी नहीं कर सकते, तो P आंसर हो गया। इसका मतलब है इसका आंसर होना चाहिए सेटअप P। R इज यूज टू कलेक्ट गैस B। ओके, R आपने यानी जिसमें पानी लिया हुआ है उसमें आपने गैस B कलेक्ट की है, ये वाली। क्यों? क्योंकि मोर डेंस देन एयर है और इनसॉल्युबल है। ठीक है। तो मोर डेंस का तो कोई ताल्लुक नहीं है, बट हम कह सकते हैं इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वाई क्यू इज नॉट यूज टू कलेक्ट गैस बी। ओ, यानी आर आपने यूज किया बी को कलेक्ट करने के लिए, क्यू क्यों नहीं किया? अब मतलब बताओ क्यू किसके लिए होता है? लेस डेंस देन एयर, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बी के लिए? मोर डेंस। तो आप लिखेंगे बी इज मोर डेंस देन एयर। बी इज मोर डेंस देन एयर। बेटा आगे आओ। स्टेट वाई आर इज मोर सुटेबल देन पी टू कलेक्ट गैस बी। अब वो कह रहा है ये आर जो है ये ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए? बी के लिए। किससे ज़्यादा? पी से ज़्यादा। पहले तो देखें है क्या। बी है मोर डेंस, तो आप पी में भी कर सकते हैं, सही कह रहा है। और इनसॉल्युबल है तो आप आर में भी कर सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं गैस बी को कलेक्ट करने के लिए। वो कह रहा है फिर भी आर ज़्यादा अच्छा क्यों है? देखो बेटा, गैस बी के अंदर गैस बी को अगर आप पी में कलेक्ट करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा ना कब ये गैस पूरी फिलअप हो गई है जार के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो जैसे ही गैस फिलअप हो जाएगी तो आपको वाटर लेवल बताता जाएगा ना, वो डाउन होता जाएगा। तो आर ज़्यादा बेटर तरीका है गैस को कलेक्ट करने का फॉर पी। बेटा ठीक है, क्योंकि इसमें आपको गैस का पता चलेगा कि जो है वो गैस फुल हो गई है। ठीक है, तो यूजिंग आर, यूजिंग आर यानी आर वाला एपरेटस, इट इज पॉसिबल टू नो व्हेन द जार इज फुल। पता चल जाएगा ना आपको कि जार कब फुल हो गया। लेकिन अब जाहिर बात है इसमें तो पता ही नहीं चलेगा वो कब फुल हो गई। स्टेट वाई आर इज नॉट यूज टू कलेक्ट सी। अब आर ओवर वाटर कलेक्ट हो रहा है। अब सी की प्रॉपर्टी देखें क्या है? लेस डेंस देन एयर और सॉल्युबल लिखा हुआ है। सोचो अगर कोई गैस सॉल्युबल होगी तो क्या आप उसे वाटर पे कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं ना, तो ये आर गलत हो गया इसके लिए। तो आप लिखेंगे बिकॉज सी इज वाटर सॉल्युबल। बेटा बिकॉज सी इज वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइजेज टू aqueous solution यूजिंग apparatus। दो, सही है। नेम द apparatus E। तो बेटा बीकर है ये,
कंप्लीट द टेबल, ठीक है। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। प्रोडक्ट आयोडीन और ऑक्सीजन आ रही है एनोड पर दोनों के लिए, और प्रोडक्ट कैथोड पे हाइड्रोजन आ रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की कैथोड पे प्रोडक्ट होगी हाइड्रोजन बेटा, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन होंगी। आगे देखिएगा क्या बोलता है। ऑब्जर्वेशन, आयोडीन जब एनोड पे प्रोड्यूस हो रही होगी तो वो सॉल्यूशन के अंदर होगी, और सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन अगर हो तो वो येलोइश ब्राउन होती है। तो आप लिख सकते हैं कि लिक्विड अराउंड एनोड टर्न्स येलो बेटा, ठीक है। और याद रखें, आप मैंने को बोलता एक्वस ब्रोमीन हो तो ऑरेंज लिखा करो, एक्वस आयोडीन हो तो येलो लिखा करो, ऑरेंज ब्राउन और येलो ब्राउन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरह अब आ जाएं बेटा, एनोड पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो जाहिर बात है ऑक्सीजन तो नज़र नहीं आएगी ना, सिर्फ उसके बबल्स जो प्रोड्यूस होंगे वही नज़र आएंगे, तो आप इसमें बबल्स लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में। इसी तरह हाइड्रोजन के भी सिर्फ क्या होंगे बेटा, बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। दैट्स इट। डिस्क्राइब द टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई ऑक्सीजन। अच्छा, तो टेस्ट किससे कर सकते हैं आप इसे बेटा, टेस्ट आप इससे करते हैं ग्लोइंग स्प्लिंट से, ठीक है। तो ब्रिंग a glowing splint near of near test tube mouth having oxygen, relights glowing splint। ये ऑब्जर्वेशन होगी बेटा। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में से ऑक्सीजन निकल रही हो, आप एक ग्लोइंग स्प्लिंट उसके बिल्कुल माउथ के करीब ले आएंगे ना जैसे ही, तो वो एकदम से दोबारा से फ्लेम पकड़ लेगी बेटा। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्या बोलता है। द इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज दिस, ठीक है। द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। अलग अलग टेम्परेचर पे आप रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर रहे हैं, इसका मतलब है बाकी सारी चीज़ें फिर आपने कांस्टेंट रखनी है। फॉर एग्जांपल, mass of magnesium, surface area of magnesium, concentration of magnesium और हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब सेम रखना है आपने। से आप सिर्फ क्या चेंज कर रहे होंगे, टेम्परेचर बेटा। देखिएगा, कॉनिकल फ्लास्क दिया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, ठीक है। In each experiment, the student adds dilute hydrochloric acid to magnesium, ठीक है। The volume of hydrogen in apparatus F is recorded every 30 seconds, ठीक है। तो ये F गैस सिरिंज है बेसिकली। नेम द apparatus लिखा हुआ है, तो बेटा गैस सिरिंज हो गया। Name a piece of apparatus that student could use to keep the temperature of the conical flask and its contents constant। तो बेटा अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो आप थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें थर्मोस्टेट लगा और वो उस टेम्परेचर को मेंटेन रखे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल वाटर बाथ, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें। हाइड्रोजन गैस इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, डिस्क्राइब द टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई, ठीक है। वही दोबारा टेस्ट लिख दें बेटा, ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंट नियर टेस्ट ट्यूब हैविंग हाइड्रोजन। ऑब्जर्वेशन में बर्न्स विद पॉप sound. The student uses the measurement of volume as
a time increase to determine the rate of reaction, ठीक है। तो वो वॉल्यूम मेजर करता रहा और टाइम इंक्रीज के साथ, सही है। state different measurement that the student could make as time increase to determine the rate of this reaction। देखो बेटा, एक और तरीका होता है, आपको याद है गैस कलेक्शन के अलावा मैंने आपको वेइंग बैलेंस मेथड भी कहा था, जिसमें आप लॉस इन मास से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लॉस इन मास ऑफ फ्लास्क कंटेंट से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो दो तरीके, आप गैस, जरूरी नहीं है आप गैस को कलेक्ट करें बेटा, हो सकता है आपने गैस का लॉस इन मास निकाला, उससे भी हो जाता है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। कहता है each of three experiment the contents of the flask are at different temperature, ऑल अदर वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। सारे वेरिएबल्स आपने कांस्टेंट रखे हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया हुआ, ठीक है। द थ्री एक्सपेरिमेंट एक्स वाई जेड लेवल, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सेस, ठीक है, ये ज्यादा है। ईच ऑफ थ्री एक्सपेरिमेंट्स अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज, वो भी नहीं यूज किया है। आइडेंटिफाई टू वेरिएबल्स दैट आर केप्ट कांस्टेंट इन इन्वेस्टिगेशन। देखो बेटा, आप सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं ना, तो आपको बाकी सारी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब उसने दो पूछी, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, जैसे मास एंड मास ऑफ मैग्नीशियम, सरफेस एरिया ऑफ मैग्नीशियम, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ HCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। उससे दो पूछी, बहुत सारी हो सकती हैं। द ग्राफ प्लॉट्स, द स्टूडेंट प्लॉट्स अ ग्राफ ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। देखो सबसे स्टीप ये है और सबसे लेस स्टीप ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला ये होगा। देखो 20 है, 40 है और 60 है, तो ये आपका Z हो जाएगा और ये आपका X हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये 40 वाला Y हो जाएगा। दैट्स इट। अभी देखें क्या बोलता है, डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ इज यूज टू डिसाइड विच एक्सपेरिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट रेट। तो बेटा जिसका ग्रेडियंट सबसे ज्यादा स्टीप होगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा बेटा। तो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट शोज ग्रेटेस्ट रेट। आगे देखो, राइट लेटर्स इन ईच बॉक्स, अच्छा वो हम पहले देख चुके हैं, वैसे तो हम कर भी चुके हैं। ये हो जाएगा Z, ये हो जाएगा Y और ये हो जाएगा X बेटा। आगे देखिए, कहता है डिस्क्राइब हाउ द ग्राफ शोज दैट रिएक्शन स्टॉप। तो बेटा आपकी जो लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये पैरेलल टू X एक्सिस हो जाएगी, Y एक्सिस, ये देखें आप, सॉरी पैरेलल टू X एक्सिस हो जाएगी, इसके पैरेलल चली जाएगी। ये रही आपकी X एक्सिस और ये इसके पैरेलल चली जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है, और या फिर आप लिख दें कि पैरेलल टू X एक्सिस हो जाए, उसके पैरेलल आ जाए, तो इसका मतलब है आप देखो ना, टाइम गुजर रहा है मगर वॉल्यूम नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन खत्म हो गया है। तो ग्राफ become parallel to x-axis. Explain why the reaction stop. Okay, देखो बेटा HCl एक्सेस में था, तो किसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हुआ होगा? मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि HCl तो नहीं खत्म हुआ ना, वो तो एक्सेस था। तो बिकॉज हम लिख सकते हैं बिकॉज all the magnesium has been reacted, ठीक है, क्योंकि HCl क्या है बेटा, HCl आपका एक्सेस में था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं बेटा।
A student is provided with two bottles labeled A and B. ठीक है, दो बॉटल्स दी हुई हैं आपको लेबल्ड A और B. A supply of water दिया हुआ है. One bottle contains 1 gram of solid potassium chloride, 1 gram of solid calcium chloride. ठीक है. The potassium chloride dissolve in water, change is endothermic, temperature fall करेगा. The calcium chloride dissolve in water, the change is exothermic. Okay, यानी कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो टेम्परेचर राइज करेगा. प्लान एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन डिजॉल्विंग सॉलिड. एक एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं अभी डिजॉल्विंग सॉलिड्स के इन वाटर टू डिसाइड विच कंपाउंड इन ईच बॉटल. कौन सा कंपाउंड है किस बॉटल में. विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस ग्रेटेस्ट हीट चेंज पर ग्राम ऑफ द सॉलिड. तो चेंज इन हीट भी चेक करेंगे और ये भी चेक कर लेंगे बेटा के पोटेशियम क्लोराइड किस में और कैल्शियम क्लोराइड किस में. तो जिसमें टेम्परेचर फॉल करेगा वो पोटेशियम क्लोराइड हो गया और जिसमें टेम्परेचर राइज करेगा वो कैल्शियम क्लोराइड हो गया. असल में ये इसलिए कह रहा होगा क्योंकि दोनों वाइट सॉलिड होते हैं, तो आप देख के तो नहीं बता सकते ना कि इसमें कौन सा पोटेशियम क्लोराइड है और कौन सा कैल्शियम क्लोराइड है. Your plan may use any of apparatus normally found in chemistry laboratory and no other chemicals. Your plan must state all the measurements you need to make. Your plan must use the same experimental procedure for each solid. अब यहाँ इसने हमें एक छोटी सी हिंट दे दी. सेम यानी हम एक एक्सपेरिमेंट करके उसको दूसरे के लिए रिपीट कर सकते हैं कि वो रिपीट हो जाए बस. तो हम पहले किसी एक के लिए कर लेते हैं, जरा देखिएगा. देखो स्टेप 1. ठीक है. weigh accurately 1 gram of potassium chloride solid by electrical balance. एक हो गया. स्टेप नंबर 2. add 50 centimeter cube of water in 100 centimeter cube of beaker and put a thermometer in it and leave it for 3 minutes. ताकि थोड़ी देर के लिए जो आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा था वो आ जाए. सही है. नोट डाउन द इनिशियल टेम्परेचर. कर लिया आपने. स्टेप नंबर 3. dissolve solid KCl, stir mixture and note down the final temperature. कर लिया फाइनल टेम्परेचर नोट डाउन. Step number 4. Repeat same procedure from step 1 to step 3 for calcium chloride solid. Step 5 बेटा. Note down change in temperature. Note down to similar and
कंपेयर द ग्रेटेस्ट चेंज, ज़्यादा चेंज किसमें। नंबर 1, स्टेप 6, नोट fall and rise in temperatures। हो गया। तो जिसमें फॉल किया होगा वो पोटेशियम क्लोराइड होगा, जिसमें राइज किया होगा वो कैल्शियम क्लोराइड होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बेटा। सॉल्यूशन के इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। A student determines the concentration of K मतलब dilute sulfuric acid using the method involved titration। ठीक है। The student measured 20 centimeter cube of K in using a pipette। ठीक है। The student makes up to 250 centimeter cube of distilled water। This is solution L। पहले तो आप यहां तक देखो उसने किया क्या। मैं यहां लिख दूं, उसने क्या किया, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं मालूम, आपने 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया और उसे 250 सेंटीमीटर क्यूब में डाइल्यूट कर दिया। इसका नाम K था, इसका नाम L था। ये कह रहा है बस। ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जैसे डाइल्यूशन आपको सिखाई है मैंने, प्रिपरेशन और डाइल्यूशन दोनों चीज़ें सिखाई हैं मैंने आपको। आगे देखिए, name another piece of apparatus that could be used instead of pipette to accurately measure 20 centimeter cube of solution के। तो पिपेट के अलावा कोई और अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट एप्रेटस। ब्यूरेट बेस्ट है बेटा। नेम द कंटेनर इन विच सॉल्यूशन L इज मेड। आप L का मतलब वही डाइल्यूट सॉल्यूशन, बेटा इसका नाम क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के दो यूजेस आपको बताए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इसे लिखेंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। A pipette is used to transfer 25 centimeter cube of solution L into the conical flask। अब देखो उसने क्या किया, इसमें से आपने 25 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में डाला है। नजर आ रहा है ना ये आपको। ठीक है। ये वही सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है बेटा। 25 से पहले आपने 20 से 250 में डाइल्यूट किया, फिर 250 से 25 निकाल के उसको कोनिकल फ्लास्क में डाला है। ठीक है। आगे देखिएगा, नेम अदर पीस ऑफ एपरेटस दैट इज यूज्ड विद पिपेट। तो पिपेट के ऊपर वो एक फिलर लगा होता है, क्योंकि अगर आप वो फिलर से आप उसमें सॉल्यूशन सक कर सकते हैं ऊपर तक, और आप मुंह से अगर उसको सॉल्यूशन को फिल करेंगे बेटा तो वो मुंह में जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, केमिकल्स होते हैं, पॉइजनस हो सकता है। तो उसे बोलते हैं पिपेट फिलर। पिपेट फिलर यूज करते हैं पिपेट के साथ। आगे देखिए क्या बोलता है, द स्टूडेंट एड्स 3 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज आपने डाला है इसके अंदर, मैं साथ साथ बताता भी जाऊं ना। यहाँ आपने डाला है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। और एसिड में कलर क्या होता है मिथाइल ऑरेंज का, रेड। और कलर चेंज हमेशा क्या लिखते हैं, फ्लास्क टू ब्यूरेट। ठीक है, याद रखिएगा। सॉल्यूशन L, द कॉनिकल फ्लास्क एंड देन प्लेसेस द फ्लास्क ऑन वाइट टाइल। वाइट टाइल क्यों लगाते हैं, ये पहले भी पूछ चुका है, ताकि आपको प्रिसाइज कलर चेंज मिल सके इंडिकेटर का एंड पॉइंट के ऊपर। तो वाइट कलर पे ना ज़रा कलर चेंज क्लियर नज़र आता है कि अब ये कलर था, अब ये कलर हो गया। लेकिन अगर वो कोई डार्क टाइप का कलर होगा तो फिर आप कलर चेंज प्रिसाइजली एक्यूरेटली नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द स्टूडेंट फिल्स द ब्यूरेट विद 0.1 मोल पर dm³ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो साथ साथ एक वो भी बनाता जा रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ब्यूरेट में क्या यूज़ किया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए उसी कॉन्सेंट्रेशन दे 0. द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू द फ्लास्क अंटिल द कलर चेंज, यानी टाइटेशन शुरू की और कलर चेंज तक। स्टेट विच लिक्विड शुड बी यूज टू वॉश आउट द ब्यूरेट। एक लिक्विड पूछ रहा है बिफोर फिलिंग द ब्यूरेट विद पोटेशियम। देखो सुनो, मैंने आपसे कहा था अगर 2 लिक्विड्स पूछे तो पहला लिखोगे डिस्टिल्ड वाटर और दूसरा द सॉल्यूशन विच हैज टू बी फिल्ड।
लेकिन अगर वो आपसे एक लिक्विड पूछेगा बेटा तो फिर आप सिर्फ वही सॉल्यूशन लिखोगे जो आप फिल कर रहे हैं। तो आपने इसको क्या फिल किया, आपने इसके अंदर फिल क्या किया, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लिखेंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिंस कर दो। एक्सप्लेन व्हाई कोनिकल फ्लास्क इज प्लेस्ड ऑन वाइट टाइल, वही बात आ गई। तो बेटा टू सी अ प्रिसाइज कलर चेंज एट द एंड पॉइंट, state the color change of methyl orange indicator at the end point. Okay, तो बेटा फ्लास्क टू ब्यूरेट, फ्लास्क में क्या है एसिड, एसिड में कलर क्या होता है रेड, ब्यूरेट में क्या है एल्कली, मिथाइल ऑरेंज का एल्कली में कलर क्या होता है बेटा येलो, तो ये रेड टू येलो हो जाएगा। आगे देखिएगा, द स्टूडेंट डज 3 टाइटेशन, ठीक है, द डायग्राम बिलो शो पार्ट्स ऑफ द ब्यूरेट ऑफ लिक्विड, दिस फर्स्ट टाइटेशन, सेकंड टाइटेशन, थर्ड टाइटेशन, बेटा ये वही बच्चों वाली चीज़ है। इनिशियल रीडिंग आप मुझे यकीन है रीड कर रहे होंगे, ये पहली रीडिंग इनिशियल होती है, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। और 3 टाइटेशंस दी हुई हैं, 3 नंबर लिखे हुए हैं। इनिशियल मुझे नज़र आ रही है 0.0 है, और फाइनल देखें 24.2 नज़र आ रही है 24.2। दूसरी टाइटेशन देखें बेटा, इनिशियल है 25.2, 25.2 हो गई, और आपकी जो फाइनल रीडिंग है बेटा वो है 46.12345, 46.5। थर्ड टाइटेशन देखें बेटा, ये है 11.2, 11.2, और ये है 32, 32.567, तो 32.7 मुझे लग रहा है यही है, ठीक है। आगे आ जाएं, सब्ट्रैक्ट कर लें बेटा 24.2, सारी वैल्यूज़ 1 डेसिमल प्लेस तक लिखिएगा, ख्याल रखना। और ये आ जाएगा 46.5 माइनस 25.2, 21.3, 21.3, ये देखें कितना आ रहा है 32.7 माइनस 11.2, क्या आ रहा है 21.5, 21.5। आप खुद से करके देख लीजिएगा बेटा, यही सब कुछ आ रहा है। बेस्ट टाइटेशन का मतलब 2 क्लोज रीडिंग्स, तो बेटा यही 2 क्लोज हैं। आगे आ जाएं, यूज द बेस्ट टाइटेशन रिजल्ट्स, कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से दी हुई है उसने, ठीक है, तो आपने एवरेज वॉल्यूम निकालना है पहले। 21.3 प्लस 21.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो ऑब्वियसली 21.4 ही आएगा। अब देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द एवरेज वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से दी हुई थी, मैंने क्या कहा था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपको पहले से दी हुई है। आपके पास एवरेज वॉल्यूम है 0.0214 dm³, कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 0.1, तो बेटा मोल्स आ जाएंगे n इज इक्वल टू सी इंटू वी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.0214, तो आपके पास आ जाएंगे 0.0021, बात एक जीरो बढ़ जाएगा। आगे देखिए, यूज द इक्वेशन, खुद कह रहा है इक्वेशन यूज करो फॉर द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, इक्वेशन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने मोल रेशो से निकालना है ना, यहाँ है 2, यहाँ है 1, ये है 2 और ये है 1, तो ये था 0.00214, ये हो जाएगा x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा ना बेटा 2:1 के रेशो में, तो ये हो जाएगा 0.00214 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 0.00214 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 1.07 इंटू 10⁻⁻³ ये जो रेशो से मोल्स आए हैं ये 25 में आ गए, ठीक है। कैसे बेटा, आपने फ्लास्क में कितने सेंटीमीटर क्यूब लिया था 25, ये देखो मैंने डायग्राम भी बना दिया, सही है। इसका रेशो था
2:1 का, तो आपने रेशो से मोल निकाले, वो मोल कितने सेंटीमीटर क्यूब में आ गए 25, क्योंकि आपने फ्लास्क में कितने सेंटीमीटर क्यूब डाला था 25। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या बोलता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। 25 के अंदर 1.07 इंटू 10⁻³ है, तो बेटा 250 के अंदर कितने होंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 25, ये आ गया 0.0107, 0.0107 आ गए 250 में। डिड्यूस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द के, तो सेम मोल्स होंगे 0.0107, क्यों मोल्स सेम होंगे जरा देखिएगा बेटा, दोबारा बताता हूं। ठीक है भाई, इसमें मोल्स आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के 0.0107, कितने में आ गए 250 में। भाई आपने इसमें जितने मोल्स डाले होंगे वही मोल्स तो होंगे इसके अंदर, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने इसमें डाला, ठीक है, उस 20 सेंटीमीटर क्यूब में जितने भी मोल्स थे वो अब 250 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मोल्स तो सेम रहेंगे। सपोज करो आपने 3 मोल्स डाले थे, ठीक है, तो 3 मोल्स, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ 3 मोल्स डाले, उसमें पानी डाल दिया, गर्ड डाल दिया, क्या चीज़ चेंज हो गई, आप बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स तो वही रहेंगे ना। फ्लास्क 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हैं 3 मोल्स, आपने डाले कितने थे 3 मोल्स, तो मोल्स थोड़ी बढ़ेंगे, मोल्स वही रहेंगे। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम चेंज कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी, मोल सेम रहेंगे। तो जो मोल्स इसमें आ गए वही मोल्स तो आपने यहाँ डाले थे, इसमें वही मोल्स इसमें भी हैं बेटा, 0.0107, तो मैंने सेम मोल्स ऊपर के उठा के नीचे लिख दिए बेटा, दैट्स इट। ठीक है, तो मोल्स तो चेंज नहीं हुए। अब आ जाओ कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के, तो बेटा C बराबर होता है N/B, उस 20 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स तो यही थे 0.107, 20 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.02 dm³, आ जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, तो डिवाइडेड बाय 0.02, ये आ गई आपके पास ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, वो जो 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का था 0.535। A student does the same experiment using 30 drops of the methyl orange instead of 3 drops. Methyl orange is acidic. अब आप सोचो, यहां देखो, उसी पिक्चर से समझा देता हूं। आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, आप इसमें मिथाइल ऑरेंज भी डाल दो, और वो भी ज्यादा, और वो क्या है एसिड, तो बताओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट से फ्लास्क में ज्यादा गिरेगा कम, और ज्यादा, क्यों, क्योंकि पहले वो सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा था, अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ किसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उसको, मिथाइल ऑरेंज को भी, क्यों, मिथाइल ऑरेंज एसिड है, वो खुद कह रहा है, ये देखो, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक। State if the average titration volume of potassium hydroxide is smaller, larger or unchanged. The right answer is larger, और ज्यादा डालना पड़ेगा, ठीक है, it will be larger because extra volume of potassium hydroxide will be required to neutralize methyl orange, इसलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। A student is provided with aqueous copper 2 chloride, aqueous zinc sulfate and an aqueous solution of labeled X. Okay, student tests the 3 solutions by adding each reagent shown in the table. Complete the table with expected observations. देखो बेटा, ये तो कॉपर है, ठीक है, एक्वस कॉपर 2 क्लोराइड का मतलब इसमें कॉपर आयन है और क्लोराइड आयन है, इसमें जिंक सल्फेट है तो जिंक आयन है और सल्फेट आयन है। पहले तो ये कर लें, फिर बाद में देखते हैं।
एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया आपने, तो कॉपर आयन की वजह से ब्लू पीपीटी और जिंक आयन की वजह से व्हाइट पीपीटी। आ जाओ, एक्सेस डाल दिया तो पीपीटी इनसॉल्युबल, जिंक के पीपीटी सॉल्युबल होते हैं, तो आप लिखेंगे पीपीटी सॉल्युबल और साथ में क्या लिखोगे बेटा, गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन। आ जाओ, एक्वस अमोनिया के साथ कॉपर आयन के बेटा अगेन ब्लू पीपीटी, याद होना चाहिए सब कुछ आपको, और यहां पे अगेन व्हाइट पीपीटी बेटा। अब आ रहा है एक्सेस एक्वस अमोनिया, तो कॉपर के ब्लू पीपीटी एक्सेस एक्वस अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, पीपीटी सॉल्युबल, और मैंने आपसे कहा भी था पूरी बात लिखा करो, गिविंग डार्क ब्लू सॉल्यूशन, गिविंग डार्क ब्लू सॉल्यूशन। इसी तरह एक्वस अमोनिया में व्हाइट पीपीटी ऑफ जिंक भी सॉल्युबल होता है, एल्यूमिनियम इनसॉल्युबल होता है, कैल्शियम देता ही नहीं है, और जिंक सॉल्युबल होता है, तो आप लिखेंगे पीपीटी सॉल्युबल गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए बेटा, एड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। देखो बेटा, यहां क्या है, क्लोराइड है, तो सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो वाई पीपीटी बनेंगे। जिंक के साथ सल्फेट है, तो सल्फेट वाइट, सल्फेट का सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो नो ऑब्जर्वेशन, कोई चीज नहीं बनेगी। एड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट के साथ व्हाइट पीपीटी देता है, तो इस कॉलम में आ जाएगा व्हाइट पीपीटी, क्लोराइड के साथ बेरियम कुछ देता ही नहीं है, नो ऑब्जर्वेशन। तो हमने सबसे पहले कॉपर, जिंक, क्लोराइड और सल्फेट अलग कर लिया। अब आ जाते हैं एक्स अननोन पे, आ जाइए। ग्रीन पीपीटी आयरन 2+ भी हो सकता है, क्रोमियम 3+ भी हो सकता है। पीपीटी रिमेन्स अपनी जगह पे है, इसका मतलब है आयरन 2+ कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि क्रोमियम के प्रेसिपिटेट एक्सेस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होते हैं, गिविंग ग्रीन सॉल्यूशन। आगे चलो, मजीद कंफर्मेशन, ग्रीन पीपीटी अगेन आयरन 2+, रिमेन अगेन आयरन 2+, येलो पीपीटी दे रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अब देखो, व्हाइट पीपीटी क्लोराइड के हैं, येलो पीपीटी किसके होंगे, आयोडाइड, तो आयरन 2+ और आयोडाइड, और नो चेंज। तो एक और चीज़ कंफर्म हो गई कि जो लास्ट वाला है उसके अंदर आयरन 2+ है और आयोडाइड है। तो ये जैसे कॉपर 2 सल्फ क्लोराइड है, जिंक सल्फेट है, इसका मतलब है वो आयरन 2 आयोडाइड है, यानी कि Fe2 होगा, जो X होगा। तो जो हमें पहले पता था हमने वो देख लिया उसके बाद। तो ये सिंपल टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, तो अगर आपको टेस्ट फाइंड्स याद होंगे ना तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए बेटा। व्हेन अल्कोहल्स बर्न दे रिलीज हीट, a student uses the apparatus shown to investigate the amount of heat released when 5 different alcohols burn. Okay, अब चेक करें, अल्कोहल लिखा हुआ है, फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, यानी यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो एब्जॉर्ब होगी वाटर में, और वाटर से फिर आप टेम्परेचर चेक करेंगे कि राइस कितना हो रहा है। ठीक है, थर्मोमीटर डाल के। द स्टूडेंट डिटरमाइंस द टेम्परेचर राइज ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन अल्कोहल्स बर्न। वही काम किया इसने, ये 200 सेंटीमीटर क्यूब वाटर दिया हुआ है आपको बेटा, वो कह रहा है कि ये हमने मेटल कंटेनर यूज़ किया हुआ, ये भी गलत है, सो इनको चाहिए था पॉलीस्टाइरीन कप वगैरह यूज़ करें, या प्लास्टिक का यूज़, सॉरी हाँ, पॉलीस्टाइरीन कप तो नहीं यूज़ कर सकते, बीकर यूज़ कर सकते हैं, ये हो सकता है, क्योंकि जलाएंगे तो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा ना, इसमें ये वो वाला चक्कर नहीं है। आगे आओ, द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ ईच एल्कोहल, अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 एल्कोहल मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा कार्बन दिए में, तो ये हो गया इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, हेक्सानॉल।
और टेम्परेचर राइज भी दे दिया है 25, 46, 53 और ये राइज आ रहा है, राइज इनिशियल टेम्परेचर कुछ होगा और उसमें फाइनल टेम्परेचर कुछ होगा, तो वो जो बीच का डिफरेंस आएगा वो राइज आएगा, ठीक है। प्लॉट द रिजल्ट ऑन ग्रेड सर्किल एनोमलस, एनोमलस का मतलब जो आपकी बेस्ट फुट पॉइंट से बहुत दूर हो। ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये तो तुम सब मुझसे अच्छा कर सकते हो। देखो 2 पे है 25, पहले तो देख लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या क्या है। 0 से लेके 20 तक है वाई एक्सिस पे, तो इसका मतलब है स्मॉल बॉक्स हो जाएगा 20, अगर 10 का है तो एक स्मॉल बॉक्स हो गया 2 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे है, यहाँ तो सिर्फ 246 दिया हुआ है, चलो ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा 2 पे कितना दिया है उसने, चेक करो। 2 पे है 25, तो 25, 20, 22, 24 और 25 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 3 पे देखो क्या दिया हुआ, 3 पे है टेम्परेचर राइज 46, ये 3 हो गया, ये हो गया 40, 42, 44, 46 यहाँ कहीं होगा। आगे आ जाओ, 4 पे है 53, बेटा ये 4 है, 53 पे चेक करो, ये हो गया 50, 52 और 53 यहाँ कहीं होगा। आगे चलो, उसके बाद है 5 पे 67, 5 पे ये 60 हो गया, 62, 64, 66, 67 यहाँ कहीं होगा। आगे आओ, उसके बाद है 6 पे 81, 6 पे 81, 6 पे है 81, ये 80 हो गया और ये कुछ शायद 81 यहाँ कहीं। स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ये देखो बेटा स्ट्रेट लाइन, ये बन गई स्ट्रेट लाइन, कैसा, ठीक है। ये आ गया स्ट्रेट लाइन हमारी बना दी। उसने बोला सर्किल करो एनोमलस पॉइंट, एनोमलस का मतलब होता है जो आपकी बेस्ट फिट लाइन से बहुत दूर हो, तो सर्किल कर दो उसको, ये लो भाई, ये रहा हमारा एनोमलस पॉइंट। एक्सटेंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऑन योर ग्राफ, ठीक है। यूज द एक्सटेंडेड लाइन टू डिड्यूस द expected temperature rise if an alcohol with 7 carbon atoms. ओ ये रहा 7, तो वो वैसे ही मैंने एक्सटेंड की हुई है, खामखा ही की हुई थी, ये यहाँ आ गया पॉइंट, तो ये एक्सपेक्टेड ज़रा निकालो कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 90, 92, 94, 95, 96 के करीब है तक, नहीं मैंने नीचे बनाया तो 96 ही होगा ये, यस यस ये 96 ही होगा, देखो ये 96 होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वो करोगे तो आ जाएगा। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर है 15। अब आप सोचो ये इसका टेम्परेचर है 15 और आपका राइज इन टेम्परेचर आ रहा है 96, तो 15 प्लस 96, 15 प्लस 96, 111, 111 तो थर्मोमीटर को क्रॉस कर जाएगा अगर ये 100 का है, 100 से ज़्यादा है तो ठीक है। आगे देखो क्या बोलता है, explain why this means it is not possible for the student to obtain temperature rise in B। हाँ, अगर इनिशियल टेम्परेचर 15 है तो फाइनल टेम्परेचर विल बी 111, तो वो आपने जाहिर बात है पानी लिया हुआ है तो 100 टेम्परेचर तो 100 वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होने लग जाएगा, तो 111 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, पहुंचेगा ही नहीं, सही है। तो because at 100 degree centigrade water starts boiling, तो नहीं कर सकते आप, और बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं। सजेस्ट वन चेंज that can be made to experiment that would make it possible to obtain the temperature। जाहिर बात है 96 है ना, तो पानी कितने पे बॉईल होता है, 100 पे, तो आप टेम्परेचर को कितना रखें, आप 4 से कम रख दें, 3 रख दें, 2 रख दें, 2 से स्टार्ट करें, तो फिर 96
बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अंदर आ जाएगा। सही है। तो यूज वाटर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर दें। तो वाटर का जो, जाहिर बात है अगर आप इनिशियल टेम्परेचर लेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 + 96 कितना हो जाएगा, 97, यानी उस वक्त तक पानी बॉयल नहीं हुआ होगा। तो आपने कुछ ऐसा लेना है जिससे पानी के बॉइलिंग पॉइंट से पहले पहले 7 वाले का टेम्परेचर राइज नोट हो सके। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।